एवरीवन। तो अभी तक देखो, ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज में अभी अपन कर चुके हैं 2013 से 2021 तक के क्वेश्चन। आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही ठीक ठाक सा पेपर आया है, लाइक मतलब कम ही क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो भाई धान गहनता प्रणाली के बारे में है। इसमें स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं, जिनमें से अपन को सही चूज करना है। तो भाई बीज की कम आवश्यकता होगी, मैथेन का कम उत्पादन होगा, बिजली की कम खपत होगी। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, धान गहनता प्रणाली कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है खेती में। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इम्प्रूवमेंट के ऑप्शन सारे इम्प्रूवमेंट के दिख रहे हैं अपन को। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बीज की कम आवश्यकता, मैथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। क्यों सही हैं, अब थोड़ा सा अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, राष्ट्रीय स्तर पर धान की खेती लगभग 4.5 करोड़ हेक्टेयर में की जाती है। देश में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब आदि प्रमुख राज्य हैं जो चावल उत्पादन में प्रमुख हैं। फिर चावल गहनता की प्रणाली एसआरआई में अधिक से अधिक जैविक खाद के साथ चावल की खेती शामिल है, जो एक वर्ग पैटर्न में व्यापक दूरी पर अकेले रोपे गए पौधों से शुरू होती है और आंतरायिक सिंचाई के साथ जो मिट्टी को नम रखता है लेकिन जल निमग्न नहीं करता है, और निराई के साथ लगातार अंतर खेती जो मिट्टी को सक्रिय रूप से वातित करती है, साथ ही उत्पादन भी बढ़ा है। इससे बीज की मात्रा की आवश्यकता क्या रहेगी? कम लगती है। ठीक है, ये ग्लोबल मीथेन बजट है 2008 से 2017 तक का। एसआरआई विधि से धान की खेती करने से लगभग 30 से 50% सिंचाई जल की खपत भी बचत भी होती है। इतना गलत क्या पढ़ा जा रहा है? जिससे बिजली की भी बचत होगी। वियतनाम में इस तकनीक का उपयोग 30 से 35 बिजली की बचत की है, 30 से 35% बिजली की बचत करी है वियतनाम में। इस विधि का महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण सुधार है, तो दूसरी तरफ नर्सरी तैयार होने में लगने वाला समय बचता है। आमतौर पर परंपरागत तकनीक से होने वाली धान की खेती की अपेक्षा इस तकनीक में पैदावार भी अधिक होती है। ठीक है, एसआरआई तकनीक के क्या हैं लाभ? देखो अब देखते हैं। अनाज व चारा दोनों की अधिक उपज दर प्राप्त होगी, अधिक पोषक और स्वादिष्ट चावल की पैदावार होगी, तैयार होने की अवधि में कम से कम 10 दिनों का फायदा होगा, कम रासायनिक खाद का उपयोग होगा, कम पानी की आवश्यकता होगी, कम भूसी अनाज की प्रतिशतता होगी, और अनाज के आकार में बदलाव हुए बिना अनाज के वजन में वृद्धि होगी, उच्चतर स्तर के चावल की प्राप्ति होगी धान से चावल बनाने की प्रक्रिया के दौरान। चक्रवाती तूफान में भी ये पौधा खड़ा रहता है, ठंड सहने में भी सक्षम होता है, जैविक क्रियाकलाप द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसकी हानियाँ क्या क्या हैं? प्रारंभिक वर्षों में उच्च मजदूरी लागत, भाई स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ी मजदूरी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है आवश्यक कौशल हासिल करने में कठिनाई। ऑब्वियसली नई नई तकनीक आएगी तो स्टार्टिंग में ये कौशल हासिल करने में तो कठिनाई आएगी। फिर सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुकूल नहीं, भाई सिंचाई स्रोत इसमें प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? भाई ऐसी कौन सी झील है पश्चिमी अफ्रीका की जो अब क्या बदल गई है? मरुस्थल में ही कन्वर्ट हो गई। तो भाई वो है लेक फागुईबोइन। ओके, देखते हैं इसके बारे में। उत्तरी माली में फागुईबोइन झील अफ्रीका में 1970 के दशक में भयावह सूखे के बाद गायब होना शुरू हो गई थी। कई वर्षों में 1970 के दशक में सूखे ने झील को सुखा दिया था। यह झील कभी पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक थी, जिसे नाइजर नदी की वार्षिक बाढ़ से पोषित किया जाता था। माली में टिम्बकटू के पश्चिम में 4 आपस में जुड़ी हुई झील फागुईबोइन प्रणाली ऐतिहासिक रूप से माली के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक थी। अब ये तो था अपना लेक फागुईबोइन के बारे में। अब नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है भाई? अमेरिका की सुपीरियर झील।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। और प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः कौन सी आती हैं? कैस्पियन सागर और सुपीरियर झील। तो भाई विक्टोरिया झील के बारे में क्या बताया कि ये पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली कौन सी? अमेरिका की सुपीरियर झील। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहली कौन सी? पहली अपनी कैस्पियन सागर और दूसरी कौन सी है? सुपीरियर झील है। ठीक है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह अफ्रीका की बड़ी झीलों में से एक है। झील केन्या, तंजानिया और युगांडा में फैली हुई है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र बरुंडी और रवांडा को भी छूता है। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से किसको जाना जाता है भाई? विक्टोरिया झील को। यह श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। वही श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत भी है। नेक्स्ट आती है आगुटा झील। ओगुटा झील। ओगुटा झील एक फिंगर लेक है जो नजाबा नदी के जलोढ़ के साथ बांध बनाने से बनी है। कौन सी नदी? तो भाई ये जो ओंगुटा झील है वैसे दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है। नेक्स्ट झील आती है वोल्टा झील। वोल्टा झील ये सतह क्षेत्र के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। और ये ओकोसोम्बा बांध के द्वारा सफ़ेद वोल्टा नदी और काली वोल्टा नदियों के पानी को रोककर बनाया गया जलाशय है, जो घाना की बिजली की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करता है। और यह पूरी तरह से घाना देश के भीतर है। क्लियर? चलो भाई ये हो गया। ओ भाई और भी दे रखा है इसमें तो। एक सेकेंड, पूरा नहीं पढ़ के है क्या अपन? अच्छा 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 अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन, यार ये पहले भी आया है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो भाई गंडीकोटा घाटी यानी कैनियन, ये पेन्नार नदी के बारे में पहले भी लिखा हुआ है। तो भाई ये किस नदी से, नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? तो भाई ये निर्मित हुई है पेन्नार नदी से। पेन्नार नदी गंडीकोटा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक छोटा सा गांव है। गंडीकोटा गांव के पास पेन्नार नदी का तेज बहाव वाला पानी ग्रेनाइट की चट्टानों को काटते हुए प्राकृतिक रूप से चट्टानों को मिटाकर एक गहरी घाटी बनाता है। पेन्नार कर्नाटका के चिक्काबल्लापुर चिक्काबल्लापुरा जिले में नंदी दुर्ग रेंज की चेन्ना कसावा पहाड़ी से निकलती है। पेन्नार बेसिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में 55,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पंखे के आकार का बेसिन उत्तर में एरारमला श्रेणी से, पूर्व में पूर्वी घाट के नल्लामाला और वेलिकोंडा पर्वतमाला से, दक्षिण में नंदी दुर्ग पहाड़ियों से और कृष्णा बेसिन की वेदवती घाटी से अलग होने वाली सकरी चोटी से घिरा है। नदी के दक्षिण में बेसिन में अन्य पहाड़ी श्रृंखला शेषाचलम यानी लाल चंदन के लिए प्रसिद्ध और पालीकोंडा पर्वतमाला है। सहायक नदियाँ इसकी कौन सी है भाई? जयमंगली, कुंदरू, चिरावती, पापाग्नि आदि। तो भाई ये ध्यान रखना है इसके पेन्नार नदी के बारे में। नेक्स्ट है मंजीरा। मंजीरा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। निजाम सागर बांध इसी नदी पर है। मंजीरा नदी मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना से होकर बहती है। क्लियर? नेक्स्ट है तुंगभद्रा। भाई बहुत बार आया है विजयनगर साम्राज्य में। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहने वाली एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। रामायण में तुंगभद्रा को पंपा के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी का जन्म तुंगा और भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। प्रसिद्ध हम्पी नगर जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। तो ये पूरे के पूरे भाई पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जिसके अंदर ये सारी की सारी, जैसे गोदावरी नदी हो गई, कन्या रिवर हो गई, कोयना रिवर हो गई, और कोयना डैम भी है इसके ऊपर, ये कृष्णा नदी हो गई, ये तुंगभद्रा रिवर हो गई जो अभी अपन ने पढ़ी, तुंगभद्रा, पेन्नार हो गई, कावेरी हो गई, पेरियार हो गई। तो ये सब आप देख लेना एक बार। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस पर तुंगभद्रा बेसिन में 5 वन्य जीव अभ्यारण्य
और एक राष्ट्रीय उद्यान है सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्र टाइगर रिजर्व, सेठी हल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, दारोजी भालू अभ्यारण्य, रानी बेन्नूर ब्लैक बग अभ्यारण्य और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे तुंगभद्रा बेसिन के अंदर हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नामचा बारवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय। तो भाई नामचा बारवा जो है वो तो गढ़वाल हिमालय का पार्ट नहीं है, उस तरफ सिक्किम नहीं, लास्ट उसका सॉरी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का पार्ट बताया गया है। देखते हैं बाकी सबका एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को पूरा क्लिक नहीं हो रहा। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, ये बात तो बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में भाई पढ़ जाना। नोकरेक ये गारो हिल्स क्षेत्र में, यानी वो खासी गारो जयंतियाँ जो पहाड़ी हैं उस एरिया में गारो हिल्स क्षेत्र में है नोकरेक। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुरा रेंज में स्थित है, जो गारो हिल्स क्षेत्र मेघालय पठार औसत ऊंचाई इसकी कितनी है 600 मीटर का हिस्सा है। पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और नोकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जो 1412 मीटर ऊपर उठती है। बायोस्फीयर रिजर्व में प्रमुख नदियां और धाराएं हैं जो एक 12 मासी जल ग्रहण प्रणाली बनाती हैं। उदाहरण में गैनोल, डारेंग और सिमसांग नदियां शामिल हैं। वन प्रकार इसमें सदाबहार और अर्धसदाबहार पर्णपाती वन है। यहाँ पर स्थानिक जीव कौन कौन से हैं भाई? स्टम्प टेल्ड मकाक, विशाल उड़ने वाली गिलहरी है। नेक्स्ट है नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा चोटी तक विस्तृत है। यहीं से टर्न होती है ना वो क्या बोलते हैं दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र में कन्वर्ट होती है बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? भाई लीवेंट क्षेत्र पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र होता है। लीवेंट क्षेत्र कहाँ का कौन सा क्षेत्र होता है भाई? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। ठीक है, पढ़ते हैं। लीवेंट भूमध्य सागर का पूर्वी तट है जो लगभग 800 किलोमीटर लंबा और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। पूर्वी भूमध्य सागरीय तटों के साथ का क्षेत्र मोटे तौर पर आधुनिक समय के इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और कुछ आसन्न क्षेत्रों के अनुरूप है। ठीक है, क्लियर? तो भाई ये पूरा एरिया हो जाएगा पूर्वी भूमध्य सागर का, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब इनमें से क्या पूछा है? कौन से देश किसको सीमा लगा रहे हैं भाई? अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान को सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हो गए? तो अफगानिस्तान से अटैच होने वाले देश यहाँ पे देखते हैं। देखो अफगानिस्तान से ये तुर्कमेनिस्तान अटैच्ड है, उज्बेकिस्तान अटैच्ड है, और फिर ये तजाकिस्तान, और ये पाकिस्तान, और ये ईरान भी अटैच्ड है। तो भाई तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्बल मृदाओं का स्रोत है। नो डाउट ये तो है, सही बात है। मोनाजाइट में थोरियम होता है, ऑब्वियसली थोरियम भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसी में आता है। भारत के समस्त तटवर्तीय बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से नहीं भाई, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिल सकता, ये तो मानव निर्मित होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है भाई, सही बात है। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। मोनाजाइट एक प्रमुख रूप से लाल भूरे रंग का फोस्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी रेयर अर्थ तत्व होते हैं। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे थोरियम, लैंथेनम, सेरियम, ये सारे के सारे ब्लॉक के एलिमेंट हैं कि महत्वपूर्ण अयस्क हैं। यह भारत के समस्त तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड क्या है? गलत है। वर्ष 1933 तक निजी कंपनियों को समुद्र तट की बालुकाओं में खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी। उदारीकरण के बाद निजी कंपनियों को शुरू में गार्नेट और सिलिमेनाइट की खान में खनन करने की अनुमति दी गई थी और इसके बाद अन्य खनिजों के लिए अनुमति दी गई थी। क्लियर? फिर उसके बाद वर्ष 2016 में पहले के एक संशोधन ने निजी कंपनियों को समुद्र तट की रेत के खनन पर रोक लगा दी, जहाँ मोनाजाइट का संकेंद्रण 0.75% से अधिक था। निजी फर्मों को मोनाजाइट के प्रसंस्करण या निर्यात से प्रतिबंधित किया गया है।
ये एक सरकारी एकाधिकार बना हुआ है जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग के दायरे में रखा गया है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध यानी अपना गोलार्ध, उस गोलार्ध में क्या हो रहा है भाई, वर्ष का सबसे लंबा दिन, ये तो 21 जून का होता है। सबसे छोटा तो मेरा बर्थडे आता है 22 दिसंबर, तो 21 जून को क्या आता है भाई 21 जून को सबसे बड़ा दिन आता है। तो ऑप्शन कौन सा है भाई इसके अंदर अपना बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। पखवाड़ा यानी 15 दिन वाला, तो सेकंड हम पखवाड़ा उसी पे होते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून यानी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे लंबा दिन होता है। क्लियर, ये हो गया 21 जून। 21 जून को ये देखो भाई उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है सूर्य, ये देखो। ये कौन सा, यहाँ पे 21 मार्च को, इधर इधर 21 सितंबर को पहुँचती है पृथ्वी, और अपने पास 22 दिसंबर को इधर पहुँचती है। तो 22 दिसंबर को अपनी लंबी रातें होती है, छोटा दिन होता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जलाशय और राज्य, भाई घाटप्रभा तेलंगाना में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में, मैथोन छत्तीसगढ़ में। तो भाई मेरे को सिर्फ एक का पता है कि गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, देखते हैं सही है कि नहीं। यूपीएससी ने विभिन्न जल भंडारों के बारे में 2019 में पूछा है। कर्नाटक के बेलगाम के गोकक तालुक में घाटप्रभा गांव के पास घाटप्रभा नदी घाटप्रभा जलाशय स्थित है। तो ये भाई घाटप्रभा तो कहाँ स्थित है भाई, तेलंगाना में, सॉरी कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में, तेलंगाना में स्थित नहीं है। तो ये हो गया। घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी के एक महत्वपूर्ण दाहिने किनारे की सहायक नदी है। नदी का बेसिन महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। मार्कंडेय और हिरण्यकेशी नदियां घाटप्रभा की सहायक नदियां हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। बांध मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। तो फिर ये बात याद थी कि गांधी सागर बांध तो कहाँ है भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, जलाशय में संग्रहित पानी की मात्रा के मामले में इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसमें क्या आया था भाई ऑप्शन में तो ये तो आंध्र प्रदेश आया था, तो ये तो गलत है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछा है। ओके, तो गांधी सागर सही है, तो इसमें 3 सही सुमेलित नहीं है, मतलब अपना आंसर सही था। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथोन बांध भारत के झारखंड राज्य में धनबाद में स्थित है, और यह बांध बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथोन बांध कहाँ पर बनाया गया है भाई, बराकर नदी पर। तो ये हो गया आपका कौन सा 2000 कौन सी ईयर का पेपर है भाई, अपन ने जो किया 2022 का। ठीक है, अब बचा कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2023 और 2024 का। 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और पेपर भी बहुत जल्दी आने वाला है। फटाफट करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक।